पिछला दिन आप हेडिंग डाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय रेडिकल्स। चलिए, अभी तक जो 3-4 क्लास हुआ है उसमें सब बेसिक चीज़ चल रहा है और हम आपको लगातार कह रहे हैं कि पीछे की चीज़ों को मेंटेन कर लीजिए यदि आपका क्लास छूटा है तो। उम्मीद है जो लोग लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं वो उस वीडियो लेक्चर को देख लिए होंगे ताकि आपको आगे समझने में कोई परेशानी नहीं हो। जिनको वीडियो देखने के लिए नहीं आता है, नहीं पता कहाँ से देखें, तो एक बार जाते वक्त मिल लीजिएगा। अब पढ़ाई यहाँ शुरू करते हैं। जो लोग हेडिंग नहीं डाले हो हेडिंग डाल लो। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय रेडिकल्स। इस चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर कुछ बेसिक बात समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली बात है संयोजकता। संयोजकता को बाबू इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी। देखो, NaCl सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं। NaCl में 2 परमाणु है, एक है सोडियम, एक है क्लोरीन। तो दोनों आपस में बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ होता है। एक्चुअल में हर एक एटम की अपनी कुछ न कुछ बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, किसी की क्षमता नहीं भी होती है, जैसे नोबेल गैस। तो परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता। इसको एग्जाम्पल से आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो पहले आप इसको परिभाषित कीजिए, तो लिखेंगे लिखिए किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। नीचे लिखेंगे एरो देके, संयोजकता 2 प्रकार का होता है। नीचे लिखेंगे ए नंबर धनात्मक संयोजकता और बी नंबर ऋणात्मक संयोजकता। संयोजकता 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। तो ये सब बात आप कुछ समझे नहीं, हमने समझाया ही नहीं, पहले आप इसको समझिए कुछ एग्जाम्पल से। जब हम एग्जाम्पल कर रहे होंगे तो आप लिखिएगा मत, उसमें आप सिर्फ देखिएगा। यहां तक पहले लिख लो पूरा। हो गया लिखा हुआ? देखना, लिखना मत। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप थोड़ा बहुत जो 10th में पढ़े हैं उसमें आप एक चीज पढ़े होंगे, हर एक परमाणु चाहता है कि वो अस्थाई हो, स्टेबल हो। और कोई भी परमाणु अस्थाई तब माना जाता है जब वो अष्टक को पूरा करे। अपने बाहरी कक्षा में वो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है।
और इस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वह या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसी आधार पर संयोजकता निकलती है। जैसे यदि हम सोडियम परमाणु की बात करें तो सोडियम परमाणु का परमाणु संख्या होता है 11। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, जो कि अभी आपको हम नहीं बताए हैं, जो थोड़ा बहुत आप पहले से जानते हैं उसी को मानकर, ये विन्यास होता है 2 8 1। कुछ लोग जान रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, और इसलिए हम इस बात को समझा रहे हैं, नहीं तो पहले यही सब बताते। ये सब जो बात है ना, ये सब थोड़ा दिन के बाद पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में हम पढ़ाएंगे। अभी छोटा मोटा तनी मनी को बात बताएंगे तो उससे कुछ काम चलने वाला नहीं, उतना तो तुम 9th-10th में पढ़ा ही होगा। तो बताओ पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा में, तीसरा में, इसका अंतिम कक्षा तीसरा कक्षा है जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब ये अपने बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा करना चाहता है, इसके लिए ये 2 काम कर सकता है। पहला, या तो अपने बाहरी कक्षा में ये 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता है कोई भी परमाणु, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए न्यूक्लियस में, और उतना पॉजिटिव चार्ज इसके पास नहीं है। मैक्सिमम ग्रहण होता है 3 गो तक, कभी कभी 4 गो, मतलब वो भी रेयरेस्ट है वो। तो ये ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं कर सकता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। यदि ये अपने बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो अब इसमें कक्षा ही बचेगा 2 गो। पहले कितना था, 3, अब कितना है, 2। अब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। और आप याद कीजिए, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, प्लस या माइनस, प्लस। कितना प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो इसने इलेक्ट्रॉन कितना त्याग किया, 1, तो Na पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस। इसीलिए हम लिखते हैं सोडियम 1 प्लस लाता है, कब, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इसने क्या किया, इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसको त्याग करने से दिखा रहे हैं। और जैसे मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है बाबू 12, 2 8 2। बताओ अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 का। इसी 2 का ना त्याग करेगा, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा किस में, Mg++ में। तो ये इसको लिखने का असली तरीका क्या होता है कि Mg बदल रहा है Mg++ में, कब, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। यदि हम इसी में अल्युमिनियम की बात करें तो अल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13, 2 8 3। ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 3। तो ये बना देगा अल्युमिनियम 3+। तो यहां से इसको लिखने का मेन तरीका है अल्युमिनियम Al3+ और +3 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और सोडियम पर 1+ आया, तो हम कहेंगे कि इस सोडियम की जो संयोजकता है ये कितनी होगी, 1। कैसा, प्लस या माइनस, जैसा आवेश आया वैसा संयोजकता। इसका संयोजकता, इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। इसकी संयोजकता 3। जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वह प्रायः इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अष्टक को पूरा करता है। तो वहां पर हम संयोजकता की बात नहीं करते हैं, वहां पर हम सह संयोजकता की बात करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इस सब के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये सब ज्यादा डिटेल में भी आप समझेंगे भी नहीं। तो अभी तक आप धनात्मक संयोजकता के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ऋणात्मक संयोजकता के बारे में। तो एग्जाम्पल का एक सेट चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम फ्लोरीन लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 9, कन्फिग्रेशन होता है 2 7। अब बताइए बाहरी कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन है, यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले तो बताओ 8 हो जाएगा कि नहीं। तो यदि कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। तो किस में बदलेगा ये, F- में। तो इसको लिखने का मेन तरीका होता है कि F जो है वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, बदल गया किस में, F- में। तो बताइए इसकी संयोजकता कितनी, इसकी संयोजकता हो गई -1।
इसी तरह से यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, कन्फिग्रेशन होता है 2 6, बताओ इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए कि ये अष्टक पूरा कर ले? 2। तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा? 2 माइनस। लिखने का तरीका होता है ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बदलेगा O2 माइनस में। 2 माइनस ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात बराबर है। तो बताओ भाई इसकी संयोजकता कितनी? इसकी संयोजकता हो गई -2। इसी तरह से और कोई परमाणु लोगे, जैसे नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, कन्फिग्रेशन होगा 2 5, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 3। तो ये क्या बना देगा बोलो? ये बना देगा N3 माइनस। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बदलेगा N3 माइनस में, और इसकी संयोजकता कितनी? -3। तो आप 6 एग्जाम्पल देखे और 6 में आप देखे किसी में +1, किसी में +2, किसी में +3 आया, किसी में -1 -2 -3 आया ना। यह बात यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह सभी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा किया उसकी संयोजकता ऋणात्मक थी, और वह सभी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अष्टक को पूरा किया उसकी संयोजकता धनात्मक थी। तो अष्टक तो दोनों तरह से पूरा होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके भी, इसीलिए संयोजकता 2 प्रकार का होता है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। अच्छा, ये संयोजकता पूर्ण रूप से निर्भर करता है किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पर। जैसे ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में था 7, ऑक्सीजन का नहीं, फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन था 7, तो 8 पूरा करने के लिए 1 की जरूरत थी। जरा बताइए कि यदि उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता तो कितनी जरूरत पड़ती? 3। तब संयोजकता -1 नहीं होकर -3 हो जाता। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी परमाणु की संयोजकता उस परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। क्या क्लियर है ये? और यदि आप लोग अभी संयोजकता को इतना में भी नहीं समझ पाए तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको एक्चुअल में संयोजकता समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा ये 2 6 8 कैसे कर लेते हैं, ये कैसे लिखते हैं, यदि आप बेसिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे तब। तो इसके लिए सोचना नहीं है, ये सब हम आगे बहुत डिटेल में बताएंगे और बिल्कुल शुरू से बताएंगे। अभी हम बस उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं जो आप पढ़े हैं, फिर जब हम अपना स्टैंडर्ड पकड़ेंगे तो उसका एक अलग लेवल होगा। चलिए अब थोड़ा ये समझिए, आप 6 गो तत्व अभी आप लिखे, कौन कौन? Na+ और Mg++ और Al3+। इसकी संयोजकता +1, इसकी और इसकी +3। अब कोई एक ऋणात्मक वाला ले लो, जैसे फ्लोरीन को ले लो। फ्लोरीन पर कितना चार्ज था? माइनस। तो तुम एक बात बताओ कि प्लस और माइनस आपस में जुड़ता है, धन आवेश और ऋण आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो आप ये बताइए कि F- के साथ यदि Na+ आए तो 1 + 1 - पूर्ण रूप से उदासीन हो जाएगा। तो बनाइए कंपाउंड क्या बना देगा? NaF। इसी को हम बोलते हैं सोडियम फ्लोराइड। अच्छा, आप यहां बताइए कि यदि F- हम लें और इसके साथ मैग्नीशियम को लें, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी? 2। तुम बताओ अब कि ये जो फ्लोरीन है 1 - 1+ को ही ना उदासीन कर पाएगा, तब तो 1+ बच जाएगा, और कंपाउंड का निर्माण जब भी होगा तो पूर्ण रूप से उदासीन निर्माण होगा। तो बताइए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना ये पड़ेगा कि हमको एक और फ्लोरीन लेना पड़ेगा। 1 पर 1 - तो 2 पर 2 - इसमें 1 के ऊपर कितना प्लस है? 2+। तो बताइए 1 mg कितना फ्लोरीन को जोड़ेगा? 2 फ्लोरीन को जोड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा MgF2। समझ में आया कि ये 2 किस स्थिति में आता है? अच्छा, यदि एल्युमिनियम 3+ ले लें, अच्छा पहले ये बताओ ये कितना आयन है? 1 या 3? 3 नहीं है, ये आयन है 1, इस पर आवेश है 3। यही ना बेसिक क्लास में बताए थे। अब जिनका क्लास छूटा हुआ है वो लोग गलत आंसर कर रहे हैं, बस यहीं से धीरे धीरे गड़बड़ाने लगिएगा। ये कितनी संख्या में आयन है? 1। ये सब आयन इकट्ठे को संख्या में, आवेश अलग अलग है। यहां कितनी संख्या में आयन है? यहां 2 है, वो तो दिख रहा है। तो बताओ ये कितने फ्लोरीन को आपस में जोड़ेगा?
तो ऐसी स्थिति में F3 हो जाएगा, अल्युमिनियम 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, AlF3। तो आप ये बताइए कि एक अल्युमिनियम की क्षमता कितने फ्लोरीन को जोड़ने की है, 3। एक मैग्नीशियम की क्षमता कितने फ्लोरीन को जोड़ने की है, 2। और एक सोडियम की क्षमता कितने फ्लोरीन को जोड़ने की है, 1। तो बताइए सबसे अधिक परमाणु को जोड़ने की क्षमता इस तीनों में किसकी है, अल्युमिनियम की। तो वो तो दिख रहा है +3, क्योंकि उसकी संयोजकता ज्यादा है। इसीलिए आप परिभाषा में लिखे द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता ही क्या कहलाती है, संयोजकता। अब आई बात समझ में कि संयोजकता क्या है। तो ये सब बात तो खैर आप यहां पढ़ लिए। अब एक फाइनल चीज सुन लीजिए, और ये चीज आप आज के बाद हमेशा दिमाग में सेट रखिएगा, ये कभी निकलना नहीं चाहिए और इसमें गड़बड़ाना नहीं है। यदि हम अल्युमिनियम 3+ लिखते हैं और कोई आपसे पूछे कि यहां पर आयन की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा 1। ये 3 आयन नहीं है, ये 1 आयन है। आपसे पूछे यहां आवेश की कुल संख्या कितनी है, तब आप कहेंगे 3। इसका यह मतलब हुआ कि इस एक आयन पर 3 धन आवेश उपस्थित है। क्या कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कल आपको याद होगा एक चीज, पढ़ाते पढ़ाते बोल रहे थे ना कि कुछ दिमाग से निकल गया जो बहुत बढ़िया था, समझाना था। जब आप लोग गए तो हमको याद आ गया कि क्या समझाना था, और जो समझाना था वो लिखना नहीं था, वो समझने वाला बात है। तो थोड़ा सा हम इस क्लास को भी अब रोक रहे हैं, आज के क्लास को, और पिछले क्लास पर जा रहे हैं। आप याद कीजिए, आपको कल हम किसी परमाणु में और किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए बताए, आप जान रहे हैं सब लोग। दूसरी बात, आपको यह भी बताया गया कि किसी भी परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। और दुनिया में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को छोड़ के कुछ है ही नहीं। हर चीज का निर्माण किस चीज से हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। कैसे हुआ ये देखो, हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा, यानी परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से होगा। अणु बनता है परमाणु से, आ रही है बात समझ में। पदार्थ बनता है परमाणु से या अणु से, नहीं तो आयन से। सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसका मतलब है कि ये सब परमाणु भी किस किस चीज से बना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। कल आपको एक एग्जाम्पल दिए थे कि यदि मान लीजिए कि आप सभी आदमी दूध, चावल और चीनी को मिला के पकाते हैं तो खीर ही बनेगा। यहां पर सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही है, सब में। तो कोई हाइड्रोजन क्यों है, कोई हीलियम क्यों है, कोई लिथियम क्यों है, आखिर कुछ तो अंतर होगा। तो अंतर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या में। जैसे देखिए, हाइड्रोजन में केवल 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु का ये रहा नाभिक, ये पहला कक्षा, नाभिक में होगा प्रोटॉन और कक्षा में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। यही कहलाता है कौन चीज, हाइड्रोजन। लेकिन जब हीलियम को आप देखिएगा तो ये नाभिक, ये कक्षा, इसमें टोटल 2 प्रोटॉन होगा, और सुनिए इसमें 2 न्यूट्रॉन होगा, और कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताइए कि उसमें और इसमें अंतर नहीं है। नाभिक इसमें भी है, नाभिक उसमें भी है, कक्षा इसमें भी है, कक्षा उसमें भी है, लेकिन अंतर किस चीज में है, किस चीज की संख्या में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में। तो जब ये संख्या बदलती है तो परमाणु का गुण भी बदल जाता है। इसीलिए कोई पदार्थ मजबूत होता है, कोई कमजोर होता है, कोई द्रव होता है, कोई ठोस होता है। तो ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा केमिस्ट्री की बारीक। लेकिन फिलहाल आप बस इतना समझिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितना भी परमाणु है सब बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और सब में भिन्नता बस इतनी है कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, बाद बाकी सब चीज सेम है। सब में नाभिक है, सब में कक्षा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। यही बात कल समझाना चाह रहे थे। दूसरी बात, हमने आपको यह कहा कि अल्युमिनियम लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि ये 1 आयन है जिस पर आवेश कितना है, 3।
दूसरी बात आपको हमेशा ये याद रखना है, फिर से वापस हम अपने क्लास में आ गए। दूसरी बात आपको हमेशा ये याद रखना है, किसी भी चीज पर प्लस आवेश दिखे तो आप तुरंत समझिए कि उसको इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है। किसी भी चीज पर प्लस आवेश आता तभी है जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और किसी भी चीज पर यदि माइनस आवेश आपको दिखे तो आप तुरंत समझिए उसको इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है, क्योंकि किसी भी चीज पर निगेटिव आवेश सिर्फ तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, चाहे परमाणु हो या परमाणु का समूह हो। जैसे यदि कहीं पर आप लिखा हुआ देखें Cr3+, इसका मतलब है कि क्रोमियम परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा? 3। कहीं पर आप लिखा हुआ देखते हैं NH4+, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, इस सब में से कोई होगा जो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। तो अब जो हम बोले कि कोई होगा जो त्याग किया होगा, तो तुम कहोगे कि कौन है जो त्याग किया? तो वो कौन है जो त्याग किया, इसके लिए तुमको आगे बहुत चीज पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि वो कौन है जो त्याग किया। लेकिन यदि ये एक प्लस है, इसका मतलब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ होगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ होगा, तो इस सब में से कोई एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, सब का सब इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं किया होगा। आगे बात समझ में। दूसरी बात, जैसे PO4 3- लिखा हुआ है, तो बताइए तो इसका क्या मतलब? सबसे पहली बात, PO4 कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया? 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन को किसने ग्रहण किया? हो सकता है कि तीनों का तीनों फास्फोरस ग्रहण किया, हो सकता है तीनों का तीनों ऑक्सीजन ग्रहण किया हुआ हो। तो जो ग्रहण किया है वो समझने वाली बात आगे है, वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन आप ये समझिए कि इसी चारों में, मतलब एक फास्फोरस, चारों में नहीं, 5 में, एक फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन, इसी में से ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। कौन ग्रहण किया हुआ वो सब आप बाद में देखेंगे। तो अब ये उम्मीद करें हम आपसे कि आप आवेश को अच्छी तरह समझने लगे हैं। धन आवेश इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना समझा जाएगा। जितना धन आवेश उतना इलेक्ट्रॉन का त्याग, जितना ऋण आवेश उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण। अब लास्ट बात, किसी भी चीज पर जो आवेश है वही उसकी संयोजकता है। किसी भी चीज पर जो आवेश है वही उसकी संयोजकता है। जैसे Na पर +1 यानी सोडियम की संयोजकता +1, NO3 पर -1, इसका मतलब NO3 की संयोजकता -1। तो अभी जब हम रेडिकल आपको लिखाएंगे तो ये सब बात आएगा वहां पर, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप एग्जाम्पल नहीं उतारे, एग्जाम्पल उतारिए तब आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। ये सब लिख चुके थे ना आप? लिखे तो एग्जाम्पल। तुम्हारी बहन पिछला बार 12th की है क्या? तुम्हारी कोई सिस्टर यहाँ पढ़ती थी क्या? एक लड़की आती थी, उसका मुंह तुमसे मिलता है। अरे एक्चुअल में देखो है क्या, यहाँ हजारों लोग आते हैं। सुबह 6 बजे से लेके 11-12 बजे तक 1,000 से कम लोग यहाँ नहीं आता है। तो होता क्या है कि पीछे कभी कोई पढ़ा होगा, उसका फेस कभी कभी किसी से मैच करता है। दूसरा बात ये होता है कि कोई प्रचार प्रसार तो है नहीं, तो किसी का भाई किसी का बहन ही आपको यहाँ भेजता है, तो दिमाग में कहीं आता है कि आप उसकी बहन तो नहीं है जो यहाँ से पढ़ के निकले। किसी किसी का फेस मैच करता है तो उसको टोक देते हैं, बस बात इतनी सी। साइकिल का अलग से, साइकिल स्टैंड का अलग से फीस लगेगा। स्टूडेंट सब पढ़ता कहीं है, साइकिल लगा देता है यहाँ पर। हो गया लिखा हुआ? लिखिए आगे। अच्छा, ये दोनों हुआ था कि नहीं? लिख लिए सभी लोग? इसको लिखिए।
जो भी लोग लेट से आए हैं उनको बता दें कि अभी आपका सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है। 9th-10th लेवल का केमिस्ट्री बेसिक चल रहा है, लेकिन ये आपके सिलेबस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी चीज़ को समझकर आप अपने सिलेबस को समझ सकते हैं। सिंपली समझिए, हम आपको केमिस्ट्री का ABC सिखा रहे हैं। चेंज करें इसको। चेंज हो गया है, आगे लिखिए। तुम वो सुनो इधर, उस सब पेन से मत लिखा करो, बॉल पेन ले लेना, ठीक है। पूरा हो गया। अब देखिए इधर, जैसे एक कंपाउंड हम नाम बोलते हैं, पोटासियम फेरोसाइनाइड, और आपसे पूछते हैं कि बताओ इसका सूत्र क्या होगा। कोई है जिनको इसका सूत्र पता है? इसका ट्रिक देखो, कल तनी तनी बताए थे। पहले लिखाता है पॉजिटिव रेडिकल, बाद में लिखाता है निगेटिव रेडिकल। तो यदि तुम पोटासियम का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है इसका संकेत के, यदि तुम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला जानते हो, ये नहीं जानते हो तो ये होता है FeCN का होल 6। अब देखो, इसका वैलेंसी होता है 1 और इसका वैलेंसी होता है 4, इसका होता है +1, इसका होता है -4। तो फॉर्मूला कैसे बनता था? एक्सचेंज करके। तो क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ तो? K4 FeCN का होल 6। इसी का नाम है पोटासियम फेरोसाइनाइड। आई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि किसी भी कंपाउंड का नाम हम आपको दे दें और आप फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हैं, ये किस वजह से नहीं लिख पा रहे हैं? इसका मतलब है कि आपको क्या नहीं आ रहा है? रेडिकल का नाम, उसका सूत्र और उसका संयोजकता। तो सबसे पहले आपको अब एक टेबल लिखना पड़ेगा जिसमें हम सभी मूलक को लिखेंगे, सभी धनात्मक मूलक को, सभी ऋणात्मक मूलक को, और उसके बाद कम से कम 2500 से 3000 यौगिक का नाम तुमको आसानी से लिखा जाएगा और कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार भी वो काम आप कर सकते हैं। तो हीरिन डालिए तो। लिखिए धनात्मक। देखो तुम मेन हेडिंग डाले हो कौन चीज? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय रेडिकल्स, यानी मूलक की मदद से यौगिक का निर्माण। तो पहले मूलक जानेंगे तब न उसके मदद से हम यौगिक का निर्माण कर पाएंगे। तो पहले हम क्या बोले, हम पहले क्या समझा दिए? संयोजकता। अब क्या समझा रहे हैं? मूलक का नाम, मूलक का संयोजकता, मूलक का सिंबल। तो लिखिए धनात्मक मूलक का नाम, संकेत तथा
संयोजकता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिक्स वैलेंसी रेडिकल्स। मतलब एक टेबल और इसमें हम लिखे हैं फिक्स वैलेंसी। फिक्स वैलेंसी का मतलब निश्चित संयोजकता, मतलब जिसकी संयोजकता बदलता किसी भी स्थिति में नहीं है। जैसे सोडियम का संयोजकता हमेशा कितना होता है, +1, लेकिन आयरन का बदलता है। इसमें दो तरह का संयोजकता होता है, +2 भी और +3 भी। तो अभी जो हम टेबल लिखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखेंगे जिसका संयोजकता धनात्मक होगा और जिसका संयोजकता निश्चित होगा, जो बदलने वाला नहीं है। इसको आप इंग्लिश में ही लिखिएगा, ठीक है। देखो ये हेडिंग इंग्लिश में लिखा हुआ है, तुम हिंदी में ऑलरेडी हेडिंग डाल चुके हो। तो एक टेबल बनाओ और सुनो, टेबल में जरूरी नहीं है कि लाइन खींचो, सीधा इधर लिखो नेम, इधर लिखो सिंबल यानी संकेत, और इधर लिखो वैलेंसी। अच्छा पहले ये बताओ कि सब वैलेंसी कैसा है, धनात्मक या ऋणात्मक, कैसे समझे आप? क्योंकि आप पहले ही हेडिंग लिख चुके हैं। हेडिंग में क्या लिखे देखिए तो, धनात्मक मूलक। तो इसमें हम हर बार प्लस 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 नहीं लिखे, समझिए ये सब धनात्मक वाला ही है। जैसे सोडियम का संयोजकता 1 होता है, सिंबल Na होता है। पोटेशियम का K होता है, सिंबल 1 होता है। रुबिडियम का R भी 1 होता है। तो इसको फटाफट तरी उतारिए। तो इसमें समझना कुछ नहीं है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा। तुम 1 पेज 1.5 पेज याद कर लो चीजों को, तो 2500 से 3000 यौगिक अपने आप तुमको आ जाएगा। उसमें हमारी कोई जरूरत तुमको पड़ेगी ही नहीं। तनी मनी ट्रिक है वो सब बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये उतना यौगिक है जितना तुमको, जितना लेवल का केमिस्ट्री पढ़ना है पढ़ो, इससे ज्यादा यौगिक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा तुमको। चाहे तुम इंटर में पढ़ो, बीएससी में पढ़ो, एमएससी में पढ़ो। तुम लिख नहीं रहे हो? हो गया? सिंबल तनी बढ़िया से उतारना, वैलेंसी सब सही लिखना। एक गलत होगा तो सब गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा रोए चेंज हो जाएगा एकदम। तो बिल्कुल इत्मीनान से लिखना है, धरफड़ा के नहीं। यहां यदि गलती करेंगे तो सब में गलती हो जाएगा, पूरा कंपाउंड ही गलत बनेगा आपका। और ये थोड़ा बोरिंग काम है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको लिखने में, क्योंकि संख्या थोड़ी ज़्यादा है। 50-50 को लगभग दोनों में है। अब देखो तुमको हम एक चीज समझाता है। क्या हुआ? एक चीज देखो, तुमसे यदि हम क्वेश्चन कहें कि बताओ स्ट्रोंशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्ट्रोंशियम तो यही है। संकेत क्या होता है? SR। वैलेंसी कितनी? 2। तो स्ट्रोंशियम का लिख देगा SR, उसके मथा पर लिख देगा 2। और क्लोराइड Cl को बोलते हैं, वो हम आगे लिखाएंगे। और Cl का वैलेंसी कितना होता है? 1। अब एक्सचेंज कर दीजिए, क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ तो? इसका फॉर्मूला बनेगा SrCl2। ये नाम हुआ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो आप ये समझ रहे हैं कि आपको इस टेबल की क्या जरूरत है?
इस टेबल के बिना आप एको को नाम ही नहीं लिख पाइएगा, जो दो चार को याद होगा वही सब जानिएगा, ज़्यादा जान ही नहीं पाइएगा। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ा दूँ इसे। लिखिए। इस पूरे टेबल में यह बात इंपॉर्टेंट है कि इस सब की संयोजकता धनात्मक है और निश्चित संयोजकता है, किसी की भी संयोजकता बदलने वाली नहीं है। चेंज करें। ये टेबल आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपको 3 टेबल लिखना है, एक टेबल आप लिख लिए। 3 टेबल कैसे लिखना है ये सुनो। एक होता है धनात्मक संयोजकता वाला, एक होता है ऋणात्मक संयोजकता वाला। लेकिन धनात्मक संयोजकता वाला में आपको 2 टेबल लिखना है, इसलिए क्योंकि कुछ तत्व ऐसा है जिसका संयोजकता फिक्स होता है, जैसे कि ये सब, और एक दूसरा टेबल ऐसा है जिसका संयोजकता वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील होता है, तो उसको लिखना पड़ेगा। हो गया लिखा हुआ। अब देखो आगे कुछ आज लिखना नहीं है, लेकिन बस 30 सेकंड या 1 मिनट और आप सुनिए। पहले कुछ लोग लिख रहे हैं, उसको लिख लीजिए। अब कोई छटपटाहट मत रखिए, पेशेंस रखिए, आराम से लिखिए। नहीं लिखे होंगे तो और टाइम दिया जाएगा। जैसे तैसे उतार के गलत सलत नहीं उतारना है। इसको चेंज करें। देखो इधर हमारा जो अगला टेबल है, पहले आप उस टेबल के हेडिंग को गौर से देखिए। क्या लिखा हुआ है? बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल विथ वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मतलब वैसा तत्व जिसका संयोजकता बदलता है। उसमें सबसे पहला तत्व है आयरन, जिसका सिंबल क्या होता है? Fe। अब देखो इसको समझना जरा। Fe का संयोजकता 2 तरह का होता है, एक होता है +2 और एक होता है +3। तो आप ध्यान से देखिए कि यहां पर 2 बात लिखाया हुआ है आयरन से संबंधित। आयरन को हम फेरस भी कहते हैं, आयरन को हम फेरिक भी कहते हैं। फेरस को ही आयरन 2 और फेरिक को ही आयरन 3 भी कहा जाता है। तो Fe को फेरिक या आयरन 3 कब कहेंगे? जब उसकी संयोजकता कितनी हो? +3। यानी आयरन पर जब +3 आवेश हो तब इसका नाम होगा फेरिक, और जब आयरन पर 2+2 आवेश हो तो इसका नाम क्या होगा? फेरस। तो आप ये पॉपुलर नाम है सुने होंगे, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ऐसा सुने होंगे। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? Cl। पहले से कितना? -1। तो यदि तुमसे पूछा जाए कि फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम लिखोगे आयरन Cl। फेरस में आयरन का वैलेंसी कितना? 2 और Cl का 1। क्या कंपाउंड बनेगा? FeCl2। ऐसे भी समझिए ना कि Fe पर 2 प्लस है, तो एक Cl- एक और Cl- तब ना न्यूट्रल होगा, तो FeCl2 बनेगा। और यदि आपसे पूछे कि फेरिक क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा,
तो सिंबल तो फिर एफ ही होगा, लेकिन वैलेंसी होगा कितना, 3, क्लोरीन 1। बताइए वैलेंसी तो क्या बनेगा कंपाउंड, FeCl3। समझने कैसे कंपाउंड के बारीकी को हम समझते हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसा कंपाउंड था जो आप पहले से भी जानते थे, लेकिन बहुत सारा कंपाउंड, बहुत सारा रेडिकल ऐसा है जो आप पहले से नहीं जानते हैं। और दूसरी बात है कि इसी काम को हम 100 बार तो करेंगे नहीं, एक बार करेंगे, कंप्लीट करके निकलेंगे। तो इस टेबल को हम लोग करेंगे कल। इसके बाद पहले तनी देख लो, इसके बाद क्या क्या है वो समझ लो। ये टेबल देखो यहां से चलकर यहां तक आएगा, बस यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 2 टेबल खत्म हुआ, एक धनात्मक वाला, एक धनात्मक फिक्स वाला और एक धनात्मक वेरिएबल वाला। उसके बाद देखो क्या स्टार्ट है, एसिड और इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल विथ फिक्स वैलेंसी। निगेटिव रेडिकल में लगभग का वैलेंसी फिक्स होता है, इसीलिए इसमें कोई दूसरा टेबल नहीं है। Cl को बोलते हैं क्लोराइड, यदि Cl पर चार्ज कितना हो, -1। अभी ना बात कर रहे थे फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। अब देखिए ये टेबल यहां से बढ़ता हुआ आगे बढ़ता है और काफी लंबा चौड़ा टेबल है ये। देखिए देखिए 2-3 को पेज नाप ना दिया, ये देख रहे हैं, ये टेबल यहीं पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है। जैसे आपसे पूछा जाए कि स्ट्रोंशियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, आप याद कीजिए। स्ट्रोंशियम अभी तुरंत न देखे थे, Sr था जिसका वैलेंसी कितना था, 2। सल्फेट का सूत्र होता है SO4 और इसका वैलेंसी भी होता है 2, इसका प्लस में और उसका माइनस में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Sr, यदि एक्सचेंज करेंगे तो Sr2 SO4 का होल 2। तो इसमें वैलेंसी यदि कॉमन आने वाला होता है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन होगा, बचेगा एक, फॉर्मूला बनेगा SrSO4। तो ये सब हम कॉमन उमन लेने वाला बात समझाएंगे, पहले टेबल को पूरा कर लेंगे तब। और इसके बाद देखिए एक्सरसाइज के बाद कितना मतलब बेसिक बचा हुआ ये बता रहे हैं। एक्सरसाइज के बाद ये सब एक्सरसाइज ही है। अगला एक्सरसाइज है जिसमें कंपाउंड दिया गया है, नाम लिखना पड़ेगा। उसमें क्या था, नाम दिया गया था, फॉर्मूला लिखना है। इसमें क्या है, नाम दिया, फॉर्मूला दिया हुआ है, नाम लिखना है। और इसके बाद अनुभव अगर आप समझ ही चुके हैं, यहीं पर ये टॉपिक जाएगा समाप्त हो। तनी मनी कॉमन नाम है, ये सब आपको जरूरत नहीं है उसका। कुछ एसिड का नाम है, यहीं पर समाप्त बेसिक। तो हमको लगता है कि 2 क्लास और लगेगा बेसिक को ख़त्म करने में, यानी 2 क्लास के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आइए कल, जिनको वीडियो नहीं पता कि कहाँ से देखेंगे, मिल के जाइए और पिछला 4-5 क्लास हुआ है उसको अपडेट करके तब आइए।